हेलो बच्चों। आज हम लोग फिर से यहाँ पर असेंबल हुए हैं और थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर चल रहा था हम लोगों का उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो अप्रोच होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी और इससे आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो ध्यान से आप वीडियो देखिए और जो भी चीज़ें हैं वो नोट भी करते जाएं। अगर पॉसिबल हो तो कॉपी और पेन भी अपने साथ लेके बैठें। उससे दो फायदे हैं, एक तो जब आप नोट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट के अंदर आप जाएंगे और समझ जाएंगे। दूसरा ये है कि जो आलस आएगा या जो लेजीनेस होगी देखते देखते वो भी दूर होगी। ठीक है, तो चलिए तो बिना देर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर से जो कल हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर हम एक के बाद एक नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो देखो, स्टेट फंक्शन है क्या वो एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम इसे समझेंगे। सपोज करिए कि ये हमारे पास ओके राइट। अब देखते हैं कि ये देखो, यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक तो आइस हमने बनाई नेचुरल कंडीशन में जहाँ पे ग्लेशियर होते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना, ग्लेशियर में। और एक दूसरी आइस हमने बनाई जो कि फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, लाइक। तो ये फ्रिज में आइस है, ये भी आइस है और ये भी आइस है। अब ये जो आइस है इसकी जो प्रॉपर्टी है या जो स्टेट है, जो अवस्था, मतलब जिस स्टेट में वो है, सॉलिड स्टेट में है, तो ये बेसिकली वाटर का है। क्या है ये? वाटर है। ठीक है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, लेकिन किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में, राइट। तो इसकी जो सॉलिड स्टेट है वो कैसे हम बता सकते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में। जैसे टेम्परेचर हमारा जो इसका होगा वो लगभग, सपोज करो कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका भी -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद वॉल्यूम भी सपोज करें कि इसका वॉल्यूम है हमारा 2 लीटर और इसका भी वॉल्यूम है 2 लीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया टेम्परेचर और ये हो गया वॉल्यूम, और यहां पर भी वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहां भी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारी जो स्टेट है इस आइस की, वो कौन कौन से वेरिएबल डिसाइड कर रहे हैं? वो ये वाले वेरिएबल डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो वाटर है वो इस सॉलिड स्टेट में रहेगा। समझ रहे हो आप? वाटर मतलब H2O। H2O किस स्टेट में रहेगा? सॉलिड में। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये कर रहा है कि टेम्परेचर अगर उसका -20 डिग्री हो, सेंटीग्रेड हो, वॉल्यूम उसका 2 लीटर है, प्रेशर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में होगा। तो स्टेट कौन डिसाइड कर रहा है? ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, तो जो वेरिएबल किसी भी स्टेट को डिसाइड करें उन वेरिएबल्स को कहते हैं स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्यों? क्योंकि ये स्टेट को
डिसाइड कर रहे हैं कि कोई भी जो मैटर है वो किस स्टेट में रहने वाला है। तो वो कौन डिसाइड कर रहा है? ये वाले जो वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएशन होता है ना, वेरिएशन, कितना वेरिएशन हुआ, तो मतलब कितना चेंज हुआ। तो टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है और वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि इस किस स्टेट में है। जैसे सपोज करें कि इसी को अगर हम लिक्विड में बदल दें, किस में? लिक्विड में, ठीक है, तो वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा, टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, सपोज करो कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, 2 से वैसे कम ही होगा, क्योंकि जो आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। जब वो आइस मेल्ट हो जाती है तो उसका वॉल्यूम कुछ कम हो जाता है। वो एक अलग टॉपिक है, उसको कहीं और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आप ध्यान रखो कि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, और प्रेशर भी है इसका कुछ ना कुछ, मतलब प्रेशर वही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब देखो ये वेरिएबल चेंज हो गए, मतलब क्या क्या चेंज हो गया? टेम्परेचर भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। अभी प्रेशर, चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसलिए ये प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अदरवाइज हम किसी और कोई क्लोज्ड रूम ले लें और वहाँ से कुछ गैस बाहर निकाल दें वैक्यूम के थ्रू, तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब देखो यहाँ वेरिएबल चेंज हो गए, ये जो वेरिएबल है वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, ये चेंज हो गए, तो इसकी स्टेट भी चेंज हो गई। अब स्टेट कैसी हो गई इसकी? लिक्विड। अब ये लिक्विड स्टेट में आ गया। तो ये जो स्टेट है वो किससे डिसाइड हो रही है? कौन डिसाइड कर रहा है? ये जो वेरिएबल्स हैं या जो फंक्शंस हैं। तो इसलिए ये जो वेरिएबल है या जो फंक्शन है इनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। समझ में आ गई बात? तो अब देखो, दीज स्टेट फंक्शंस आर सच thermodynamic properties which depend only upon the initial and final state of the system. For example, internal energy, enthalpy, etc., mass, volume, प्रेशर, टेम्परेचर। यहाँ प्रेशर टेम्परेचर भी लिख लोगे। मतलब ये है कि अब देखो फाइनल स्टेट का क्या मतलब है? फाइनल स्टेट हमारी आइस है, और जो कि किसके थ्रू बनी थी? नेचुरल प्रोसेस, ग्लेशियर में। यहाँ पर फाइनल स्टेट क्या है? आइस है, और ये कैसे बनी थी? फ्रिज के थ्रू। तो कैसे बना, कैसे वो चेंज रीच हुआ, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है कि फाइनल स्टेट हमें क्या मिली। ठीक है, तो उस फाइनल स्टेट पर जो प्रॉपर्टी है उसकी, जो वेरिएबल्स हैं, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि भाई कि उसकी फाइनल स्टेट क्या है, वो कैसे बना, इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी प्रोसेस क्या थी बनने की, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड ना करे कि कैसे कोई चेंज हुआ है, इस पर डिपेंड ना करें, बल्कि किस पर डिपेंड करें? ओनली इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ऐसे वेरिएबल्स को या फंक्शंस को क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शंस। ठीक है, राइट। अब इसके बाद आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो कैसे कि वी कैन डिस्क्राइब, देखें, वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ गैस बाय कोटिंग इट्स प्रेशर। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी कंटेनर में गैस हो, गैस है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ इसको, इस स्टेट को, यानी गैसियस स्टेट को, गैसियस स्टेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कि देखो इसका टेम्परेचर है, कुछ भी ले सकते हैं टेम्परेचर, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इसका प्रेशर कितना है? जो भी प्रेशर हो इसका, जो कि वॉल्स पे लगता है, वॉल्स पे स्ट्राइक करते हैं
मॉलिक्यूल्स किसके, गैस के, तो उससे प्रेशर जनरेट होता है, तो P है उसका प्रेशर। वॉल्यूम इस कंटेनर का वॉल्यूम है जिसमें कि वो रखी हुई है। तो कौन डिसाइड कर रहा है इस स्टेट को, गैसियस स्टेट को? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा होगा ऑब्वियसली क्योंकि गैसियस है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा क्योंकि गैस के फॉर्म में, अगर सॉलिड के फॉर्म में कोई हो तो उसका टेम्परेचर कम होता है, और प्रेशर भी है यहाँ पर। तो अब देखो कि इस गैसियस स्टेट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो इसलिए ये स्टेट फंक्शंस है। तो वेरिएबल्स लाइक पीवीटी, एन, एन मतलब अमाउंट है, ठीक है, एन मतलब अमाउंट है, यहाँ पर अमाउंट कितने मोल गैस है, नंबर ऑफ मोल्स, या ग्राम्स में अगर लेंगे तो उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसलिए एन है अमाउंट। आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट इज रीच्ड। मतलब अभी की स्थिति में, अभी की सिचुएशन में इस गैस को डिफाइन करने के लिए जो वेरिएबल हैं उनकी क्या वैल्यू है, कितनी मात्रा है इन वेरिएबल्स की, केवल ये जो इनकी मात्रा है वो इस पर डिपेंड कर रही है कि इसकी फाइनल स्टेट क्या है। इस पर नहीं डिपेंड कर रही है कि ये स्टेट कैसे रीच हुई, मतलब ये गैस कैसे बनी, इस पर कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि अब ये जब बन चुकी है तब इस गैस का जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कितना है, ठीक है, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। तो वेरिएबल्स लाइक पीवीटी आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट अभी क्या है इस बात पर इसके वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं, ना कि इस बात पर कि वो कैसे गैस बनी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं या स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू किस पर डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ना कि इस बात पर कि वो फाइनल स्टेट कैसे रीच हुई है, मतलब कैसे प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है वो देख लेते हैं कि भाई देखो, सपोज करो कि ये हमारे पास कोई गैस है, या बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास टी है, क्या है, टी, राइट, और ये गर्म है थोड़ी सी, ठीक। तो इसमें कुछ हीट एनर्जी भी होगी, क्या होगी, हीट एनर्जी भी होगी, कुछ केमिकल एनर्जी भी होगी क्योंकि शुगर वगैरह डाली है, या और भी केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ आपकी मैकेनिकल एनर्जी भी होगी। कैसे मैकेनिकल एनर्जी कैसे होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पार्टिकल में क्या हो रहा है, मूवमेंट, तो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी भी होगी। और अगर अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल हैं इसमें, मतलब कि आयंस है, क्या है, आयंस, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, स्टैटिक हो या मूवमेंट में हो, अगर तो भी उसके आयंस अगर हैं तो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब इस मटेरियल में, यानी जो टी है, उस मटेरियल में इतनी सारी एनर्जीज हैं, और भी कुछ होंगी, रोटेशनल एनर्जी होगी क्योंकि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक तो मूवमेंट कर ही रहे हैं, बल्कि वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहे होंगे, तो रोटेशनल एनर्जी होगी। प्लस कुछ पार्टिकल्स वहीं अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो फिर वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। तो इन एनर्जीज का जो सम होगा, इन एनर्जीज का क्या होगा, सम, तो वो होगी टोटल एनर्जी, या उसे बोलेंगे उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, राइट। इंटरनल एनर्जी ये है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, इट इज सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट ए सिस्टम कैन पजेस। कोई सिस्टम बहुत सारे प्रकार के एनर्जीज को रखता है, उन्हीं
के सम को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, और इट रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये संभवतः आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जैसे कोई गैस है, इसकी भी कोई इंटरनल एनर्जी होगी, मतलब कि ये मूवमेंट कर रहे हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ हो सकती है। ओके, वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल एनर्जी होगी, इधर उधर जा रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी तो एक मैकेनिकल एनर्जी का ही फॉर्म है। देखो, मैकेनिकल एनर्जी तब जनरेट होती है या तब सीन में आती है जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज काइंड ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। तो इन सब का जो सम होगा वही इस गैस की क्या होगी, या इस सिस्टम की क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छा, अब अगर आप जो चाय आपने रखी है या जो पानी या गैस रखी है उसको कुछ हीट दे देंगे, हीट दे देंगे तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होगी ये यहाँ पर बताया गया है। तो हीट अगर दे देंगे तो भी, अगर हीट निकाल लेंगे तो भी उस सिस्टम की एनर्जी चेंज हो जाएगी। वर्क उस पर कर दें, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, और सिस्टम खुद वर्क कर दे, तो जब वर्क हम उस पर करेंगे सिस्टम पर तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब सिस्टम वर्क करेगा बाहर सराउंडिंग पे तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी हीट से चेंज हो सकती है, वर्क से चेंज हो सकती है। अभी आगे और देखेंगे इसके बारे में। मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, अगर मटेरियल उस सिस्टम से बाहर चला जाए या फिर अंदर आ जाए तो भी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो पार्टिकल हैं मूव कर रहे थे, अगर बाहर चले गए तो मैकेनिकल एनर्जी उसकी कम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इस एनर्जी को चेंज किया जा सकता है इसकी हेल्प से। ओके, अब देखो, अब बात यह है कि किसी सिस्टम में बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉन के लेवल पर रोटेशनल एनर्जी, स्पिन एनर्जी, राइट। तो इन एनर्जीज को मेजर करके और टोटल एनर्जी निकालना ये पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी सिस्टम की एक्चुअल जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, या जो एक्चुअल वैल्यू है, कैन नॉट बी मेजर्ड। समझना इस बात को, क्योंकि इतनी सारी एनर्जीज हैं, इनको मेजर करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वहाँ वो भी कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो उन एनर्जीज को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हालांकि वो सिस्टम की ही एनर्जी का पार्ट है, तो उसको आप नहीं मेजर कर सकते। दैट्स वाई हमने क्या बताया कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आप देखो, सपोज करना यहाँ पर यहाँ पर है, मान लीजिए कोई भी गैस, राइट। अब इसकी हमें इंटरनल एनर्जी तो नहीं पता है, सपोज करो वो यूए है, क्या है, यूए। अब हमने क्या किया कि थोड़ा सा इसको हीट ट्रांसफर कर दी, यानी क्यू हीट इसको ट्रांसफर करी, तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हीट एनर्जी चूंकि आ गई अंदर तो एनर्जी बढ़ गई इसकी, तो क्या हो गई वो यूबी, राइट। तो अब हम चेंज तो निकाल सकते हैं कि कितना हुआ, क्योंकि ये हमने क्यू अमाउंट ऑफ जो एनर्जी दी है वो यू ए से उसकी एनर्जी को कितना कर दे रहा है, इंटरनल एनर्जी को यू बी कर दे रहा है। ठीक है, तो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने दी है वो चेंज कर दे रहा है इसकी इंटरनल एनर्जी को। तो चेंज कितना हो जाएगा, ये यू बी माइनस यू ए, और इसको बोलेंगे डेल्टा यू। तो डेल्टा यू तो निकाल सकते हैं, कैसे, डेल्टा यू किसके बराबर होगा, इस क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दी है, यानी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर यू ए को दे दी तो ये क्या हो गया, यू ए प्लस क्यू। ठीक, और वो किसके बराबर हो गया, यू बी के, तो यू बी यहाँ पर लिख दो। तो यू बी कितना हो गया, यू बी
कितना हो गया, यू ए तो पहले से ही था और क्यू और प्लस हो गया, तो यू ए प्लस क्यू हो गया। तो अब इसको यू ए को अगर इधर ले जाए तो यू बी माइनस यू ए इक्वल टू कितना, क्यू। तो जाहिर सी बात है कि जो हमने अभी बताया कि क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दी, जिससे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, यू ए से बढ़कर क्या होगी, यू बी। तो कितना चेंज हुआ, यही हुआ जो हमने क्यू दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर बताओ, क्या हमें यू ए पता है, नहीं पता है। यू ए पता है, नहीं पता, क्योंकि एब्सोल्यूट जो किसी भी इंटरनल एनर्जी को हम नहीं, किसी भी मैटर की इंटरनल एनर्जी को हम नहीं मेजर कर सकते। तो ना तो हमें यू ए पता है, ना हमें यू बी पता है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें चेंज पता है कितना है। तो वो हम जितना भी देंगे उस वो ही चेंज होगा, बाहर से देंगे या वर्क करेंगे। यहाँ तो हमने क्यू दिया है, अब आगे और भी चीज़ें देखेंगे कि कैसे इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इंटरनल एनर्जी। तो हमें अब ये फैक्ट हमें याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमें भले ही ना पता हो, और हम पता भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना, लेकिन चेंज हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन हाउ, ये ध्यान रखना। तो कैसे स्टेट फंक्शन कैसे है, वो यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, स्टेट फंक्शन तो वही होता है ना कि जो इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करे और फाइनल स्टेट पे, इस बात पे निर्भर ना करे कि वो चेंज कैसे लाया गया है, उसी को हम देखेंगे। देखो यहाँ पर हम 3 केस देखेंगे और उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। देखो कैसे, एक तो हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया और उसमें मैटर है, क्या है, मैटर है। एक उसी तरीके का और कंटेनर लिया और उतना ही मैटर उसमें ले लिया। ये साइज थोड़ा आप ये समझना कि दोनों बराबर है, और अगर यहाँ पे तो कोई दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, राइट, ठीक है। यहाँ पर ठीक, ये देखो ये कंटेनर हमने बना लिया, राइट। और इसके बाद हमने एक तीसरा कंटेनर ले लिया, ये बड़ा ध्यान से समझना। और ये जो चैप्टर का ये जो पोर्शन है ना, ये इतना कॉम्प्लेक्स टाइप का है कि ज़्यादातर बच्चे इसको देखते ही थर्मोडायनेमिक्स को ये समझते हैं कि अब ये मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। केवल यही पोर्शन ऐसा है कि जो अगर आराम से समझाया जाए तो आप इजीली समझ सकते हो, और आगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस चैप्टर में। फिर आपको बहुत ही, इट विल बी चाइल्डिश प्ले फॉर यू, बच्चों का खेल होगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नहीं पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके इसमें जो कमियां हैं वो ज़रूर प्लीज़ बता देना कि यू आर बेस्ट एवेल्यूएटर। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप ही एवेल्यूएट कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, और क्या पसंद आ रहा है ये कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस अगर पसंद नहीं आ रहा है और क्या आपको और इसमें सुधार मैं कर सकता हूँ या आपको क्या चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन कैसे है, मतलब कि वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे कैसे डिपेंड कर रही है। देखो यहाँ पर ये जो वॉल है वो है वॉल आपकी एडियाबेटिक। एडियाबेटिक वॉल ये होती है कि जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र ना हो पाए, समझ गए। इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र या हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता इस वॉल से, मतलब इंसुलेटर एक तरह से थर्मस फ्लास्क है,
क्या है बच्चे? थर्मस फ्लास्क। ठीक है, ये भी एडियाबेटिक है, ये भी एडियाबेटिक है। ठीक है, ये भी एडियाबेटिक। ये एडियाबेटिक नहीं है, ये आइसोथर्मल वॉल है। आइसोथर्मल वॉल वो होती है जो कंडक्टर होती है, यहाँ पर हीट जा भी सकती है और आ भी सकती है। कि मेटल जो गिलास होता है, जैसे कि आपने स्टील का गिलास लिया और उसी को ही आप समझ लो ऊपर से ढक दो, तो मेटल जो है कंडक्टर है। तो ये जो वाल है वो है आइसोथर्मल थर्मल वॉल या आइसोथर्मल बाउंड्री, आइसोथर्मल बाउंड्री। ठीक है, लेकिन ये बाउंड्री कैसी है? ये इंसुलेटर है, इंसुलेटेड है, तो ये हो गई एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। और ये भी है एडियाबेटिक। ये एडियाबेटिक प्रोसेस मैंने पहले भी बता दी थी, तो उसको जो पिछला वीडियो है वो आप देख सकते हो। एडियाबेटिक वॉल्स जो होती हैं वो हैं आपकी इंसुलेटर। अब देखो क्या करते हैं हम लोग। अब इसको एक पतली से छेद करके और यहाँ हम एक छोटी बहुत पतली सी रॉड डालेंगे और यहाँ पैडल लगा देंगे, पैडल। ठीक है, अब पैडल क्या होते हैं आप देखो तो, मथानी देखी है कभी? लकड़ी की मथानी होती है जिससे मक्खन निकाला जाता है, तो वही समझ लो आप, यहाँ पर हमने लगा दी। अब इसको हमने चर्न करना शुरू किया, मतलब घुमाना शुरू किया। घुमाना शुरू किया तो क्या होगा कि हम लोग मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, हाथ से घुमा रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल हैं एक दूसरे स्ट्राइक करेंगे, तो जिससे स्ट्राइक करने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि फ्रिक्शन जब होता है ना, रगड़ जब होती है, रबिंग जब होती है, तो फिर फ्रिक्शन वहाँ पर हीट एनर्जी पैदा करता है, तो जिससे कि यहाँ गर्म होने लगता है, टेम्परेचर इसका बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो। अभी बैठे हो तो आप लोग हथेलियों को आप रगड़ सकते हो और आप देखोगे कि थोड़ी देर रगड़ने के बाद पूरा हाथ गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस द हीट एनर्जी। तो वही हमने यहाँ पर काम किया है। काम वर्क आप वहाँ भी कर रहे हो, रगड़ने में भी, और यहाँ क्या करने में कर रहे हो? यहाँ पर आप चर्निंग करने में वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो वर्क हो रहा है वो यहाँ पर कुछ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। सपोज करो कि पहले इसका टेम्परेचर था TA और अब हो गया TB। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? कितना टेम्परेचर बढ़ गया? डेल्टा T इक्वल टू होगा TB यानी फाइनल और TA इनिशियल। जब भी चेंज निकालते हैं ना, तो कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल। अब दूसरा बोल लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पर हमने क्या किया? इमर्शन रॉड डाल दी। जब अभी सर्दियाँ भी आ गई हैं तो आप देखोगे कि आप लोग इमर्शन रॉड का यूज करते हो। जिनके घर में गीजर नहीं है तो वो इमर्शन रॉड का यूज करते हैं। अब देखो, ये जो आपने इमर्शन रॉड डाली है, इसको जब इलेक्ट्रिसिटी हमने दी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ। क्या वर्क हुआ? इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ कैसा है? मैकेनिकल वर्क। ठीक है, ये याद रखना, इलेक्ट्रिकल वर्क। और कितना हुआ? कुछ भी हुआ, 2 जूल 3 जूल जितना भी हुआ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने उतना ही टेम्परेचर बढ़ाया जितना कि यहाँ बढ़ा था। यानी इसका टेम्परेचर पहले TA था और बाद में जब हमने गर्म कर दिया, कुछ काम कर दिया, इलेक्ट्रिकल वर्क यहाँ पर कर दिया, तो TB हो गया। तो डेल्टा T यानी चेंज कितना हुआ? वो हुआ TB माइनस TA। ठीक है, TB माइनस TA। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो, जितना चेंज यहाँ पर हुआ है उतना ही चेंज यहाँ पर हुआ है। मतलब कि जो स्टेट, इनिशियल स्टेट ये थी और फाइनल इसकी ये आ गई। मतलब कि फाइनल स्टेट कौन सी आ गई? जब आपने चर्निंग करके गर्म कर दिया। मतलब TA इस इनिशियल स्टेट पे था और TB क्या हो गया? फाइनल स्टेट। ओके, और टेम्परेचर चेंज इतना हो गया। यही यहाँ पर हुआ। आपने इलेक्ट्रिकल वर्क किया तो TA से TB स्टेट पहुंच गई। मतलब TB टेम्परेचर पहुंच गया तो दूसरी स्टेट में आ गया। क्योंकि क्योंकि यहाँ स्टेट वेरिएबल बदल गया, यानी टेम्परेचर बदल गया तो स्टेट भी बदल गई।
क्योंकि स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, जो किसी स्टेट को डिफाइन करते हैं, इनिशियल और फाइनल को, जो इस पर डिपेंड नहीं करते कि पाथ क्या है। अब देखो, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ आइसोथर्मल बाउंड्री है, तो क्या हुआ, इस गिलास को हमने ऐसे पॉट में रख दिया जो कि ऑलरेडी गर्म पानी था, जिसमें क्या था, गर्म पानी था। तो जब गर्म पानी था तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसमें अंदर चली गई। कितनी चली गई, क्यू अमाउंट ऑफ हीट अंदर चली गई। और जिसने भी क्या किया, टेम्परेचर नो डाउट बढ़ा दी। कहाँ से कहाँ, टी ए से टी बी। जितना टेम्परेचर यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, तो डेल्टा टी क्या हो गया, टी बी माइनस टी ए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखना यहाँ पर कि जब हमने मैकेनिकल वर्क किया तब भी जो फाइनल स्टेट क्या आ गई, टीबी, मतलब टेम्परेचर टीबी हो गया। जब हमने इलेक्ट्रिकल वर्क किया तब भी फाइनल स्टेट क्या हो गई, टीबी। और जब हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दी तब भी स्टेट क्या बन गई हमारी, टीबी। तो इंटरनल एनर्जी इसकी चेंज हो गई ना, इंटरनल एनर्जी कुछ अलग हो गई, इस वाले सिस्टम में अलग थी, और जो फाइनल स्टेट आई, इनिशियल स्टेट में कुछ और थी इंटरनल एनर्जी, फाइनल स्टेट में कुछ और हो गई। यहाँ पर भी इनिशियल स्टेट में कुछ और थी, फाइनल स्टेट में कुछ और हो गई, लेकिन वही हो गई जो यहाँ पर हुआ, क्योंकि टेम्परेचर हमने बराबर बराबर बढ़ाया है। यहाँ पर भी क्या हुआ कि फाइनल स्टेट जो आई उसमें जो टीबी टेम्परेचर हुआ तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गई। ठीक है। तो अब देखो, इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आया है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है वो यहाँ पर भी डेल्टा यू है, यहाँ पर भी डेल्टा यू है, और यहाँ पर भी क्या है, डेल्टा यू। ठीक है। तो तीनों जो सिचुएशन है उनमें जो चेंज आया वो एक जैसा आया, लेकिन प्रोसेस हमने अलग अलग करी। यहाँ मैकेनिकल वर्क किया, इलेक्ट्रिकल वर्क किया, यहाँ क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी। लेकिन जो फाइनल स्टेट है जिसमें टेम्परेचर दो सभी में टीबी हो गया है, हैं? तो फाइनल स्टेट जो मिली है वो एक जैसी मिली है। इसका मतलब कि पाथ क्या रहा, यानी तरीका क्या आपने अपनाया, इस पर इस ये डिपेंड नहीं कर रही है कि इंटरनल एनर्जी फाइनल स्टेट में कितनी होगी, ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि फाइनल स्टेट में टेम्परेचर कितना हो गया। ठीक है। अब वो टेम्परेचर किसी भी तरह से आपने गेन किया हो, चाहे वो मैकेनिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क या फिर क्यू अमाउंट ऑफ हीट देने से, तो हमें मतलब सिर्फ किससे है कि फाइनल स्टेट में टेम्परेचर कितना हो गया। तो फाइनल स्टेट में टेम्परेचर जब जितना हो गया उसी हिसाब से उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गई। ठीक है। तो अब अब हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। मतलब इंटरनल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि उसको कैसे बढ़ाया गया या घटाया गया, केवल इस बात पे डिपेंड कर रही है कि फाइनल स्टेट में उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई। ठीक है। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ओके, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, it doesn't depend on the path, or we can say how this change has been carried out। ठीक है। ये इस बात पे इंटरनल एनर्जी निर्भर नहीं कर रही है कि मैकेनिकल वर्क करके हमने उसको प्राप्त किया या इलेक्ट्रिकल वर्क करके उसको गेन किया, और फिर या फिर क्यू अमाउंट ऑफ हीट देकर उसको हमने गेन किया। समझ में आ गई बात। तो अब देखो यहाँ पर डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यहाँ हमने मैकेनिकल वर्क किया तो आपका आ जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू डब्लू, एडियाबेटिक, क्योंकि वॉल्स क्या है इसकी, एडियाबेटिक, तो यू। ठीक। यहाँ पर भी जो
वर्क होगा वो भी क्या होगा, एडियाबेटिक, क्योंकि यहाँ भी मोल्स क्या है, एडियाबेटिक। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने हीट दी है तो वो क्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो कि हम इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं, हीट से और वर्क से। वर्क दो तरीके का कर सकते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और तीनों ही जो सिचुएशन है उनमें फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी एक जैसी हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, इट डजेंट मैटर हाउ दिस चेंज हैज बीन कैरीड आउट। समझ में आ गई बात। तो इंटरनल एनर्जी क्यों, स्टेट फंक्शन है। ठीक, ओके। इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क। अब देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ वर्क में हमने दो तरीके के वर्क अभी अभी देख लिए। एक तो मैकेनिकल वर्क जब हमने चर्निंग की थी, एक इलेक्ट्रिकल वर्क जब हमने इमर्सन रॉड डाली थी। दोनों ही केस में हमने देख लिया ना, लेकिन ये वाला वर्क अभी बचा है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज करो कि यहाँ पर एक हमने सिलेंडर लिया, जैसे पंप होती है ना, बहुत बहुत ही रियल एग्जांपल हम बता सकते हैं इसका, कि एक पंप होती है, आपने देखी होगी। ठीक है, उससे हवा भरते हैं और उसकी यहाँ पर एक पिस्टन लगी होती है, और उस पिस्टन को हम नीचे की तरफ दबाते हैं तो हवा उसकी पुश होती है और वो यहाँ पे ट्यूब लगी होती है, उससे चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम ट्यूब नहीं लगाएंगे, बल्कि हम एक सिलेंडर लेंगे जो कि क्लोज है चारों तरफ से, लेकिन है वही सिस्टम जो पंप में होता है ना, वही। तो यहाँ पर हमने पिस्टन लगा दी जो कि यहाँ पंप में भी लगी होती है, और इस में कुछ गैस है, और गैस तो होती है, यहाँ भी गैस है क्योंकि एयर होती है, एयर भी तो गैस है ना। तो गैस का कुछ प्रेशर है, उसको बोलेंगे पी इंटरनल। क्या बोलेंगे, पी इंटरनल। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा है, यानी चारों तरफ से जो एटमॉस्फियर है वो भी अपना प्रेशर डाल रहा है, तो उसको बोलेंगे पी एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे, पी एक्सटर्नल। ठीक, अब सपोज करो कि पी एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा है किससे, पी इंटरनल से। तो जब पी एक्सटर्नल ज़्यादा है तो ये पिस्टन नीचे की तरफ पुश होना शुरू होगी, और सपोज करो कि एक ही बार में ये यहाँ पर आ गई, क्योंकि जिधर का प्रेशर ज़्यादा होगा वो उधर पुश करेगी। तो पी एक्सटर्नल यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और अंदर का प्रेशर है कम, तो हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे कि आप देखो ना, यहाँ पर पंप में भी तो हम ऐसा ही करते हैं, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नहीं, बल्कि हम लोग खुद पुश करते हैं हाथ से, क्योंकि अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ ट्यूब लगी है। ट्यूब लगी है ना, तो ट्यूब कहाँ से कनेक्टेड है, एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी और यहाँ भी बराबर प्रेशर है, तो अंदर नहीं जाएगी ना बाहर जाएगी, तो हमें हाथ से पुश करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि क्लोज्ड है सिलेंडर और अंदर का प्रेशर कम है तो और बाहर का ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो बाहर से अंदर की तरफ आएगी। तो अब यहाँ पर आ गई, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि रूम में है दो, एक दरवाजा है और यहाँ खड़े हैं 6 लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ खड़े हैं 5 लोग। अब अब दरवाजे में आ गए, अब ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बाहर जाने की, तो यहाँ कितने लोग हैं, 5, और यहाँ कितने हैं, 6। तो जाहिर सी बात है कि इस दरवाजे पर जब पुश करेंगे एक दूसरे को तो 6 लोग ज़्यादा पुश कर पाएंगे, तो ये अंदर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ फोर्स या प्रेशर कम लगा रहे हैं 5 लोग और 6 लोग ज़्यादा लगा रहे हैं। तो
तो अंदर की तरफ चले जाएंगे ये। तो ऐसे ही यहाँ पर अंदर की तरफ आ रहा है पिस्टन। ठीक, अब देखो, अब इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए। जैसे सपोज करो कि ये गोल है इस टाइप से, लो ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर है, तो इसका एरिया क्या होगा? पिस्टन का एरिया क्या होगा? जो उसका माउथ का एरिया है वही होगा, सर्कुलर। ठीक है, ये है आपका सिलेंडर, इसका माउथ ये है ओपन, और उतनी ही चौड़ाई या डायमीटर हर जगह उसका है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया ए। ठीक, तो ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। और ये पुश कर दिया गया तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो हो गई एल। कितनी हो गई? एल। ठीक है, यहाँ दोबारा बना लेते हैं, देखो ये है सिलेंडर, ये है पिस्टन, इस पिस्टन का एरिया है ए, और पिस्टन चूंकि प्रेशर ऊपर का ज़्यादा है तो अंदर गई पिस्टन, और हमने देखा कि पिस्टन जब यहाँ पर आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ थी पहले और यहाँ आ गई, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। एल। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया एल। अब देखो, अब वॉल्यूम चेंज कितना हुआ? वॉल्यूम चेंज इतना हुआ, कैसे? पहले था सपोज करो इसका V1 या V इनिशियल, और अब हो गया V फाइनल। तो V इनिशियल और V फाइनल, तो अब देखो कि वॉल्यूम चेंज हुआ कितना। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वॉल्यूम निकल आएगा L इंटू ए। ठीक है, आप देखते भी हो अगर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करते हो? इस क्रॉस सेक्शन एरिया से हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल को, सिलेंडर की लेंथ और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू एल हो जाता है हमारा वॉल्यूम। अब यहाँ एल कितना है? इतना ही है, तो वॉल्यूम चेंज कितना हो जाएगा? एल इंटू ए, इतना ही तो चेंज हुआ। देखो पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, तो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना है? एल इंटू ए, और इसको डेल्टा वी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? डब्लू वो वी एफ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और इस वी फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोलेंगे? डेल्टा वी। तो दो तरीके हैं, या तो आपको वी फाइनल पता हो और वी इनिशियल पता हो, यानी गैस का पहले जितना सिलेंडर था भरा था वो हमें पता होगा कितने लीटर है, 5 लीटर 6 लीटर, और जब हमने कंप्रेस कर दिया तो अब जो फाइनल वॉल्यूम आ गया, सपोज करो कि 5 लीटर था तो अब 3 ही लीटर रह गया क्योंकि इतना कंप्रेस हो गया। तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। ठीक, अब देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स का होता है प्रेशर अपॉन एरिया, मतलब F इक्वल टू होता है P बाई ए। नहीं नहीं नहीं, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि P होता है F अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो F क्या हो गया? P इंटू ए इधर ले जाओ, तो F क्या हो गया? P इंटू ए। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक, अब फोर्स ऑन द पिस्टन कैसे निकालेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर, यानी प्रेशर है वो एक्सटर्नल है तो पी एक्स एक्सटर्नल, और एरिया कितना है? ए है, ए है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, उसी पर प्रेशर लग रहा, राइट। ओके, अब देखो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स हमने यहाँ पे निकाल लिया
पी एक्स इंटू ए, तो पी एक्स इंटू ए फोर्स की जगह रख दिया और डिस्टेंस कितनी है, वो एल है, क्योंकि एल ही मूवमेंट हुआ है उसका, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल, तो ये एल हो गया। तो पी एक्स इंटू ए एल, और ए एल क्या है, यानी एल ए या ए एल क्या है, वो है डेल्टा बी। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा बी। अब माइनस क्यों ले लिया, अब आप कहोगे माइनस क्यों लिया सर, इसलिए लिया कि देखो ये बी आई था ज़्यादा और बी एफ हो गया कम, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ले रहे हो ना आप, तो बी फाइनल है कम और वी इनिशियल है ज़्यादा, मतलब कि जब मान लीजिए ये हो गया 3 और ये था 5, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना, तो ये माइनस में वैल्यू आ रही है, इसलिए हमने ले लिया माइनस डेल्टा बी, क्योंकि बी फाइनल कम है और बी इनिशियल ज़्यादा है, क्योंकि हम कंप्रेशन कर रहे हैं यानी कंप्रेस कर रहे हैं गैस को। ठीक है, तो ये माइनस साइन यहाँ पर लिया हमने, और माइनस साइन हमने क्यों यहाँ पर लिया वो अभी हम पता चलेगा। तो ये माइनस आ गया यहाँ पर माइनस पी एक्स वी, ठीक है, केवल माइनस को यहाँ ले लिया आगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया डेल्टा बी, ठीक है, इंटू डेल्टा बी, पी एक्स इंटू डेल्टा बी, पी एक्स इंटू डेल्टा बी, तो माइनस पी एक्स और डेल्टा बी क्या है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू बी, डेल्टा बी, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। ठीक है, ये एक्सटर्नल का मतलब बाहरी प्रेशर है, इंटरनल तो गैस का अपना होता है, लेकिन ये बाहर से जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह जो भी, ये हाथ से आप लगा रहे हो वो। अब देखो माइनस हमने रखा क्यों यहाँ पे, ठीक है, माइनस हमने पहले ही इस एक्सप्रेशन में क्यों ले लिया, जब वैल्यू आती तब हम देखते, हमें तो केवल डेल्टा वी लेना था। एक्चुअली है क्या कि ये जो है वर्क सिस्टम पर हो रहा है, किस पर हो रहा है, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उसे पुश किया जा रहा है अंदर। तो जब अब कन्वेंशन हुई, कन्वेंशन का मतलब भाई डिसाइड किया गया, सभी वर्ल्ड के जो वैज्ञानिक हैं, केमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भैया ये बताओ कि जब वर्क हम सिस्टम पे करेंगे तो उसका साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो उन्होंने कहा वर्क जब इस सिस्टम पे होगा तो सब एक मत हो गए कि भैया न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि अगर वर्क सिस्टम पर हो रहा है तो उसे पॉजिटिव लो, क्या ले लो, पॉजिटिव, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम यहाँ पर नेगेटिव ना लें, नेगेटिव ना लें तो वॉल्यूम का जो चेंज है वो नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो नेगेटिव अगर पहले से है और ये भी नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि वर्क अगर सिस्टम पर हो रहा है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए पहले से ही हमने नेगेटिव साइन यहाँ रख दिया, ताकि बाद में जब डेल्टा वी हमारा नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाए, और हम कह सके कि यस देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और वो हमने पॉजिटिव कहा था और पॉजिटिव ही आ रहा है, हमारी कन्वेंशन ने ये कहा है, तो हमने इसीलिए नेगेटिव साइन इस एक्सप्रेशन में पहले से ही रख दिया है। तो देखो द नेगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कन्वेंशनल साइन फॉर W which will be positive. It indicates that in case of compression work is done on the system, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो हेयर W बी फाइनल माइनस बी इनिशियल विल बी नेगेटिव, जाहिर सी बात है, बी एफ यानी बी फाइनल कम है और बी इनिशियल ज़्यादा है, तो माइनस आएगा, विल बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये जो हमने एक्सप्रेशन में नेगेटिव लिया वो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, पॉजिटिव, हेंस द साइन ऑब्टेन्ड फॉर द वर्क विल बी पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वो कब हुआ, जब जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लिया और एक ही स्टेप में
झट से क्या हुआ, पिस्टन अंदर चला गया एक ही स्टेप में, ठीक। और ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर वॉल्यूम वर्क आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन ध्यान रखेंगे, कौन सा वाला, ये W इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी, राइट। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए लिख लो जब वन स्टेप में प्रोसेस हो रही है, ये और ध्यान रखना, किसमें, वन स्टेप। अब आएंगे कि कुछ और स्टेप्स में हो तब क्या होगा, देखो। अब वर्क डन इन फाइनाइट स्टेप, फाइनाइट स्टेप्स और वर्क डन इन इनफाइनाइट स्टेप। देखो कैसे, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि हर स्टेज पर, समझना, हर स्टेज पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है बाहर वाला। देखो कैसे, इसको कैसे समझेंगे वो देख लो। सपोज करो कि वही सिलेंडर हमने लिया और ये हमारा है पिस्टन, ठीक है। अब देखो इस स्टेज पर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है किससे, इंटरनल प्रेशर से। तो कितना ज़्यादा है उतना ही वो पुश करेगा नीचे। सपोज करो इतना कर दिया उसने, ठीक। तो एक स्टेप में यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो P एक्सटर्नल था कुछ, और चेंज कितना हुआ वॉल्यूम में, वो डेल्टा V, ठीक है। ये तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये हो गया। इसके बाद अब ये जो पहले जो वन स्टेप में हुई थी प्रोसेस, यानी झट से जो पिस्टन था काफ़ी नीचे चला गया था, वो अब ऐसा नहीं कर रहा है, वो स्टेप्स में हो रहा है। मतलब फर्स्ट स्टेप में इतना आया, फिर उसके बाद सपोज करो कि हर स्टेज में जो P एक्सटर्नल है वो ज़्यादा रह रहा है। अब इस स्टेज में भी P एक्सटर्नल ज़्यादा है, वो कितना है वो हमें नहीं पता, वो बाद में जब न्यूमेरिकल वगैरह होंगे तब देखेंगे। अब ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है फिर से ये अंदर जाएगा। हर स्टेज में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, ठीक। या हम हाथ से पुश कर दे रहे हैं तो भी तो ज़्यादा ही होगा अंदर से, तभी तो पुश हो रहा है। तो फिर से P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा B, ठीक। अब ऐसे करते करते कई सारे स्टेप्स में, लेकिन फाइनाइट स्टेप होंगे, मतलब 10 होंगे, 15 होंगे, 5 होंगे, हमें पता होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ठीक। उन सारे स्टेप्स में जितना भी वर्क डन हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उन सबको जोड़ देंगे तो फाइनल वर्क आ जाएगा। तो जोड़ेंगे क्या मतलब, क्या हो जाएगा, देखो समेशन, समेशन जानते हो, कई स्टेप्स में जब प्रोसेस होती है सारों को अगर ऐड कर दें तो हमारा फाइनल आ जाता है। तो ये हो गया समेशन P एक्स डेल्टा B, समेशन P एक्स डेल्टा B, ठीक है। ओके, या एक्सटर्नल लिखो तो P डेल्टा B लिख दो, P डेल्टा B। और वो माइनस तो हमने बताया ही था क्यों आ रहा है, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यहाँ भी ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो इसलिए वो चूंकि वॉल्यूम फाइनल वाला कम है और इनिशियल वाला ज़्यादा, तो बाद में जब माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए ये हो गया आपका फाइनाइट स्टेप्स में किया गया वर्क, ठीक है। तो क्या है, इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं है एट एवरी स्टेज पर कांस्टेंट नहीं है बल्कि बढ़ रहा है ऑफ कंप्रेशन, बट चेंजेज इन नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स, बल्कि चेंज हो रहा है हर स्टेप पर। तो हर स्टेप पर चेंज हो रहा है मतलब कि थोड़ा ज़्यादा रह रहा है हर स्टेप पर। अब आप कहोगे सर ज़्यादा कैसे, एक बार तो पिस्टन अगर अंदर चली गई तो वो ज़्यादा कैसे होगा।
कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा हाथ से पुश कर दीजिए, तब तो ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा और फिर अगले स्टेप में भी आप हाथ से पुश कर दीजिए, मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो थोड़ा सा इंटरनल से ज़्यादा होगा हर स्टेप पर, तभी तो पिस्टन अंदर जाएगी हर स्टेप पे। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द गैस विल बी समड ओवर ऑल द स्टेप्स एंड विल बी इक्वल टू ये। मतलब ये है कि जैसे इस स्टेप में, अब इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं समेशन कैसे होगा। सपोज करो कि इस स्टेप में आपका आया पी डेल्टा बी, ठीक है, पी डेल्टा बी या पी वन डेल्टा बी, क्योंकि हर स्टेप में आप कह रहे हो कांस्टेंट नहीं है, वो तो चेंज हो रहा है। तो एक पहले स्टेप में प्रेशर कितना है पी वन, और डेल्टा बी तो डेल्टा बी है, प्लस पी टू डेल्टा बी, या डेल्टा बी वी टू को भी कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं है वॉल्यूम भी समान रूप से चेंज हो, वो तो अलग अलग भी हो सकता है। तो डेल्टा पी वन डेल्टा बी वन प्लस पी टू डेल्टा बी टू प्लस पी थ्री डेल्टा बी थ्री डेल्टा बी थ्री। तो इस तरीके से जितने भी स्टेप होंगे वो हम ऐड करते चले जाएंगे, वो ही हमने यहाँ पर लिख दिया है समेशन के रूप में। ठीक है, तो और माइनस साइन इसलिए आगे लगा दिया क्योंकि आखिर में हमें पॉजिटिव वर्क दिखाना है, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो अगर फाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है जिसकी नंबर हमें पता है, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। राइट, इसके बाद हम देखते हैं कि वर्क डन इन इनफाइनाइट, एक मिनट ये काट दो, इनफाइनाइट स्टेप मतलब कि हम इतने छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहे हैं वर्क। यहाँ पर तो देखो फाइनाइट है, एक स्टेप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, 5 स्टेप में कंप्लीट हो गई। और 5 स्टेप का हम जोड़ लेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो टोटल वर्क आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स, एक स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, और अब ये पॉइंट हम थोड़ा बड़ा भी रख रहे हैं। अगर आप चाहो तो बहुत छोटे 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 पॉइंट यहाँ तक जब लाओगे, ठीक है, तो इनफाइनाइट स्टेप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट स्टेप। ठीक, अब देखना कि जब छोटे से स्टेप से वर्क होगा, यानी पिस्टन को जरा सा मूव किया, तो जरा सा का मतलब आपने किया ही नहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने किया ही नहीं, और ऐसा लगेगा कि जो पिस्टन जो आपने थोड़ी सी पुश करी थी वो वापस वहीं पे आ गई। और या फिर ये कहें कि हम जरा से चेंज में उसे वापस भी कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? जरा से चेंज अगर करने से हम उसे वापस भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटा स्टेप है। जैसे एक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज करो कि आप अपने घर से निकले, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ से। आप अपने घर से निकले और आपको जाना है देहरादून, या कहीं और जाना है, क्या घूमने का मन है गोवा या फिर साउथ, जहाँ भी आपका मन है वहाँ मैं कहता हूँ कि आप जाना चाह रहे हो। ठीक, आपको जब 100 मीटर चले तो याद आया कि मेरी चाबी तो वहीं रह गई है सूटकेस की जो हम ले जा रहे हैं। तो 100 मीटर चलने में आप वापस आ सकते हो आराम से बिना किसी दिक्कत के, तुरंत आओगे घर से चाबी लोगे फिर चले जाओगे। ठीक, फिर आपको 50 मीटर और चले, यानी 150 मीटर चल गए, तो आपको याद आया कि अरे मैं तो हिल स्टेशन पे जा रहा हूँ लेकिन गर्म कपड़े नहीं लिए, आप फिर वापस आ गए। लेकिन सपोज, यानी मतलब छोटे स्टेप्स में हम वापस आ सकते हैं ना, यानी रिवर्स कर सकते हैं ना उस चीज को। बच्चे रिवर्स कर सकते हैं ना, उसको कर सकते हैं, शाबाश। तो रिवर्स कर सकते हैं छोटे स्टेप्स में। लेकिन एक बार आप ट्रेन में बैठ गए और आप पहुंच गए आगरा से सपोज करो भोपाल। अब आपको याद आया कि मेरा तो ब्रश और टॉवल ही भूल गया हूं मैं, अब क्या करूं? तो क्या इस स्टेप को आप रिवर्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो छोटे स्टेप्स को हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से स्टेप्स को?
जो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल हो, इनफाइनाइटेसिमल मतलब बहुत ही छोटे छोटे हों, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो जो इनफाइनाइटेसिमल स्टेप्स में कोई भी प्रोसेस होती है उसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चे? रिवर्सिबल। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल स्टेप्स में जो भी प्रोसेस होती है उसे रिवर्स किया जा सकता है, इसलिए उसे रिवर्सिबल कहते हैं। और एग्जाम्पल हमने बता दिया कि आप थोड़ी दूर निकलोगे तो आप आ सकते हो वापस, लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठ के आप भोपाल या इटारसी या फिर गोवा पहुंच गए फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो छोटे स्टेप्स अगर होंगे तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो वर्क डन इन इनफाइनाइट स्टेप्स अभी हम निकालेंगे। इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस such that it always in a infinitesimally greater than the pressure of the gas। यानी इंटरनल जो प्रेशर है, सपोज करो यहाँ पे इंटरनल प्रेशर इस गैस का है और ये पिस्टन लगी है। तो हर स्टेप्स पे ये जो बाहर वाला प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। वो यहाँ भी ज़्यादा था, यहाँ भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कितना ज़्यादा होना चाहिए? यहाँ कुछ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइटेसिमल ज़्यादा होना चाहिए, मतलब बहुत ही कम ज़्यादा होना चाहिए, एक तरह से ये कह सकते हैं, मतलब इनफाइनाइटेसिमल ग्रेटर। ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। देन द प्रेशर ऑफ द गैस देन एट ईच स्टेज ऑफ कंप्रेशन द वॉल्यूम डिक्रीजेज बाई एन इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट dB। तो जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो भी इनफाइनाइटेसिमल हो रहा है। यहाँ तो डेल्टा वी हो रहा था, ध्यान रखना, यहाँ कितना हो रहा था? डेल्टा वी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंज है, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइटेसिमल हो रहा है यानी डीवी। इनफाइनाइटेसिमल चेंज को किससे दिखाएंगे? डीवी से, स्मॉल चेंज। ठीक है, डीवी। इन सच केस वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस बाय द रिलेशन। कैसे हम कर सकते हैं? देखो, अब चूंकि ये इतने सारे स्टेप्स में हो रहा है तो वर्क डन यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करना है, तो समेशन तो नहीं होगा क्या? अब मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स को आप जोड़ सकते हैं, पता नहीं कितने होंगे, हजारों लाखों। ठीक, तो क्या करेंगे? हम वी इनिशियल लेंगे, यानी वी इनिशियल हमारा कितना था और वी फाइनल कहाँ तक पहुँच गए, और उसको हम हर स्टेप्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे। W इक्वल टू होगा माइनस वी आई से लेके कहाँ तक? वी एफ फाइनल तक। ठीक, और यहाँ ले लेंगे पी एक्सटर्नल और डी वी। भाई यहाँ डेल्टा भी लिया था, पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, लेकिन यहाँ क्या ले लिया? पी एक्सटर्नल डी वी। स्मॉल चेंज हुआ है वॉल्यूम में। तो ये हो गया आपका एक एक्सप्रेशन, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? जिससे हम निकाल सकते हैं कि इन इनफाइनाइट स्टेप्स में वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, ए प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल। इफ ए चेंज इज ब्रॉट आउट इन सच ए वे दैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट बी रिवर्स्ड। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में हो रही है तो आप रिवर्स कर सकते हो, जैसा कैसा एग्जाम्पल बताया। तो मूवमेंट भी रिवर्स्ड बाय एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज, मतलब थोड़े ही प्रयास में आप जरा सा घर गए और आपने उठा लिया, यानी घर पे जाके कोई भी चीज़ ले ली, तो यानी बहुत कम चेंज में ही आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इनफाइनाइटली slowly by a series of equilibrium states such as that system and surrounding are always near equilibrium with each other। अब इक्विलिब्रियम का ये ज़्यादा इतना ध्यान न दो, क्योंकि अगले चैप्टर इक्विलिब्रियम का है, तो जब इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो इसको फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। कभी अगर आप इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा फोकस करोगे तो परेशान हो जाओगे। आप इतनी ही चीज़ पे याद रखो कि एट एनी मोमेंट बी रिवर्स्ड बाय इनफाइनाइटेसिमल चेंज, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर वर्क डन कैलकुलेट करवाया जाए तो ये है भाई, तो ये वर्क डन है किसमें? रिवर्सिबल प्रोसेस में, या कहें इनफाइनाइट स्टेप्स वाला। ये है फाइनाइट स्टेप्स वाला, समेशन वाला, और वो जो पीछे दिखाया था वो था प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन वन स्टेप। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको हर चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं। और जब आप इसको 2-3 बार देख लोगे ना वीडियो, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तब ये लगेगा कि अरे सर ने तो यही बताया था
और मैं आराम से समझ चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और जल्दी से देख लेते हैं और इसके बाद वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आगे जो टॉपिक है एंथैल्पी वो हम अगले क्लास में लेंगे। थोड़ा सा वर्क का ही पोर्शन और बचा है, वो हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर एक स्लाइड ले लेता हूँ, इसे थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो मैं न्यू स्लाइड ऐड कर लेता हूँ और इसके बाद आपको मैं समझाता हूँ कुछ और। ठीक है, कैसे, अब देखना। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब बच्चे हमने देखा कि इनफाइनाइटेसिमल स्टेप्स में जब होती है रिएक्शन, वो वर्क होता है, तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो हमने लिया वी आई और वी एफ, इसको इंटीग्रेट करते हैं वी आई से लेके वी एफ तक, और पी एक्सटर्नल यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं डी बी। अब देखना बच्चों कि अब एक्चुअली होता क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर को मेजर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अंदर जो गैस है इसके प्रेशर को हम आराम से माप सकते हैं, बैरोमीटर और उन सब की, बैरोमीटर तो नहीं लेकिन उसको आराम से मापा जा सकता, मेजर किया जा सकता अंदर वाले प्रेशर को। ठीक है, तो इसको कहते हैं पी इंटरनल। क्या बोलते हैं? पी इंटरनल। और जो बाहर वाला प्रेशर है इसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल, ये तो जानते ही हो। अब देखो होता क्या है कि ये जो प्रेशर होता है, ये अगर देखो हर स्टेप पे क्या होगा कि पी एक्सटर्नल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो पी एक्सटर्नल ज़्यादा होगा तो कितना होगा, पी इंटरनल से ज़्यादा होगा तो डी पी इतना होगा। ठीक है, इस केस में पी एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, पी इंटरनल प्लस डी पी, मतलब स्मॉल ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ग्रेटर है, तो इनफाइनाइटेसिमली जो ग्रेटर है तो कितना आ जाएगा, डी पी। ठीक है, अब देखो, तो ये तो बात हुई, हाँ, ईच स्टेप में इतना प्रेशर होगा, ईच स्टेप में ये प्रेशर होगा, क्योंकि इंटरनल से वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब देखो, अब यहीं पर अगर P इंटरनल ज़्यादा हो तो क्या एक्सप्रेशन लिखोगे, पी एक्स इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डी पी। मतलब देखो, जब कंप्रेशन हो रहा है तब तो पी एक्सटर्नल ज़्यादा है, लेकिन सपोज करो कि पी एक्सटर्नल कम है। ठीक है, पी एक्सटर्नल क्या है, कम है, और पी इंटरनल ज़्यादा है, पी इंटरनल ज़्यादा है पी एक्सटर्नल से, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ खिसकने लगेगी, ऊपर की तरफ खिसकने लगेगी। तो इसीलिए कहा है कि पी एक्सटर्नल कम है, किससे, पी इंटरनल से। तो जब कम है तो उसमें से पी इंटरनल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पी एक्सटर्नल जब ज़्यादा है तो पी इंटरनल प्लस डी पी हो जाएगा, पी एक्सटर्नल कम है यानी एक्सपेंशन के केस में देखो ये तो हुआ कंप्रेशन, क्या हुआ, कंप्रेशन, और ये क्या है, एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन के केस में ये हो जाएगा। अब दोनों ही केस में जनरल केस हम ले लें, दोनों ही केस में दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या होगा, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। ठीक, पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला हमने जो एक्सप्रेशन लिया है ना, यहाँ पी एक्सटर्नल की जगह ये वाला
रख दो, W इक्वल टू माइनस वी आई वी फाइनल, ठीक है। और ये आ गया आपका P इंटरनल प्लस माइनस DP, और ये हमारा DB ये है, ठीक है, DB। अब देखो DB को इससे मल्टीप्लाई करो, हेलो, याद ही नहीं आती है। एक मिनट, हम जरा लेक्चर खत्म कर लें। हेलो, तो VI और BF हो गया। अब हाँ क्या है, DB, देखो P इंटरनल इंटू DB, और ये प्लस माइनस DP इंटू DB। अब DP भी स्मॉल है बहुत और DB भी स्मॉल है, तो ये स्मॉल हो गया बहुत ज़्यादा, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल हो गया, यानी इसको जीरो मान लेते हैं। तो W क्या हो गया, VI VF, ये माइनस ले लो क्योंकि माइनस तो हमें रखना ही है, ये हो गया P इंटरनल इंटू DB, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हमारा जो एक्सप्रेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गई। पहले तो हमने P एक्सटर्नल यहाँ पर हमें पता होना चाहिए था, अब अगर P इंटरनल भी पता हो ना तब भी हम W निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर P एक्सटर्नल के टर्म्स में भी हो जाएगा और P इंटरनल के टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? अब देखो, एक एक्सप्रेशन होता है, फिर से हम एक और ऐड कर लें जरा स्लाइड, या यहीं पर बता देते। देखो, एक एक्सप्रेशन होता है PB इक्वल टू NRT, तो P की वैल्यू क्या रहेगी, P इक्वल टू NRT अपॉन V, NRT अपॉन V। और अब इस वाले इक्वेशन में, ये इक्वेशन, इसको हम A नाम दे देते हैं, A। ये जो P की वैल्यू है इस वाले P इसमें रख दीजिए, मतलब by substituting value of P in इक्वेशन A, ठीक है। तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस VI V फाइनल, ओके। अब NRT बाई V, ठीक, और ये हो गया DB। तो यहाँ पर न रखे हम DB बाई V लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन DB बाई V का इंटीग्रेशन होगा log B फाइनल बाई V इनिशियल, क्योंकि दो यहाँ पर लिमिट है ना, VI और VF इंटीग्रेशन। तो W इक्वल टू हो जाएगा, ये ध्यान रखना, NRT तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होगा, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। DV बाई DB का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा ln V फाइनल बाई V इनिशियल। समझ में आ गई बात? अब ln को, ये नेचुरल लॉग है, इसको ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस पहले ही था, तो ये नेचुरल लॉग को अगर हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 2.303 NRT log V फाइनल बाई V इनिशियल। तो ये अगर हमें V की वैल्यू पता हो, फाइनल और इनिशियल क्या है, तब भी हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं इनफाइनाइटेसिमल या रिवर्सिबल प्रोसेस में। क्लियर हो गई बात? ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइटेसिमल वर्क में कैसे हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं
तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल अगर हमें प्रेशर पता है तब भी, और फाइनली अगर हमें फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम पता है तब भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस में या इनफाइनेटेसिमल स्मॉल स्टेप्स में जो वर्क हो रहा है उसमें वर्क कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें और रह गई हैं, वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और है कि अगर टाइम बहुत ज़्यादा ना हुआ हो तो हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि इंटरनल एनर्जी में हमने देखो वर्क करके बढ़ाई थी, हैं, और क्यू जब दिया था तब भी बढ़ी थी। देखो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं इंटरनल एनर्जी कैसे कैसे हमने बढ़ाई थी। देखो ये देखो यहाँ पर हमने वर्क किया था, मैकेनिकल वर्क, यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क, और यहाँ हीट सप्लाई की थी क्यू। तो अब ये जनरल केस देखो कि मान लो हम दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं, दोनों चीज़ें मतलब हम वर्क भी कर रहे हैं और हीट एनर्जी भी दे रहे हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी पहले कितनी है U1 और बाद में कितनी हो जाती है U2, तो चेंज कितना होगा U2 माइनस U1 यानी डेल्टा U, ठीक है। कितना चेंज होगा देखो, Q हमने वर्क किया, नो Q हमने एनर्जी दी और W हमने वर्क किया, तो दोनों को ऐड कर दें, Q प्लस W हो जाएगा, Q प्लस W हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो जो हमने Q दिया वो भी सिस्टम में आ गया और जो W वर्क किया वो भी सिस्टम में आ गया, मतलब कि एनर्जी कंजर्व हो गई, ठीक है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन वन फॉर्म टू अनदर, मतलब जो हमने Q दिया वो भी कंजर्व है और जो हमने W वर्क किया वो भी कंजर्व है, तो इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है। तो इसका क्या हो गया, डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया Q प्लस W, ठीक। और ये कैसे आया यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। U1 में क्या क्या जोड़ दिया Q और W, तो वो U2 हो गया, U1 इधर ले गए तो U2 माइनस U1, तब भी क्या रह गया Q प्लस W, या सिंपली ऐसे ही कह सकते हो कि चेंज इन एनर्जी कितनी हो गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, क्योंकि Q तो वर्क किया, Q तो एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, सप्लाई करी, और W वर्क किया तो Q प्लस W हो गया, ठीक है। तो ये है कंजर्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये क्या कहता है कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, राइट। तो ये हमारा इट इज कॉमनली स्टेटेड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाएगी। क्यू हमने इधर देगी तो क्यू हमने दे दिया तो सिस्टम में चलेगी, डब्ल्यू हमने वर्क कर दिया तो बाहर से हमारी अंदर आ गई एनर्जी, बस इधर उधर जाती रहेगी, कन्वर्ट होती रहेगी, ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, ठीक है। लेकिन वो नष्ट नहीं की जा सकती है, ओके, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है। यही क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक। तो इसके बाद में और भी चीज़ें हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय, सब्बा खैर और गुड नाइट।